जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत हमारे इस वाईटी सेशन में। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एसएससी सीजीएल पोस्ट के डिस्कशन को। अभी तक मैंने आपको इन टोटल 14 वीडियोस एसएससी सीजीएल के अंदर जो आपको मिल सकती हैं वो पोस्ट कराई। आज की इस वीडियो के साथ इस हमारी सीरीज के एक और जॉब पोस्ट का डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। एक ऐसी पोस्ट जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है, क्योंकि इसकी हवाबाजी नहीं दिखा पाता ना इंसान। इसकी हवाबाजी दिखाने के लिए आपको लोग मिलते नहीं है, क्योंकि इस जॉब प्रोफाइल के अंदर जब आप जाते हैं, इस जॉब को जब आप पाते हैं, तो इसके अंदर आप लोग अपना डिस्प्ले नहीं कर सकते कि भाई देखो हमारे यहाँ पर तो इतना तगड़ा माहौल है। माहौल बहुत तगड़ा होता है, लेकिन क्योंकि उसका एक सोशल रेफरेंस आप नहीं देख सकते या फिर दिखा नहीं सकते, तो इसलिए इसके बारे में लोग कम वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे इसके अंदर फायदे भी हैं। एक ऐसी पर्सनालिटी अगर आप में से किसी की है जो कि बहुत ही शांत है, टाइम से ऑफिस जाना, टाइम से वापस घर आना, ज़्यादा वर्कलोड ना लेना और एक अच्छी लाइफ जीना, अगर तैयारी करनी है हमें आगे के या किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो अगर वो करनी है वो करना, वो सब इसके अंदर मिल जाएगा। क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं एएसओ इन AFHQ, आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। अगर आप में से कोई भी ऐसा है ना जो कि एसएससी सीजीएल की प्रेपरेशन कर रहा है, और कोई ऐसा है अगर वो नहीं भी कर रहा है, बट स्पेशली ये बात मैं उनसे कह रहा हूं जो तैयारी कर रहा है, तो एक नाम आप बहुत बार सुनते हैं, ये एएसओ इन एफएचक्यू। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एसएससी के अंदर का ना एक हिडन जैम है, और कुछ कहते हैं कि भाई दिल्ली पोस्टिंग चाहिए, डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री के अंदर जाना है, 10 से 6 बजे तक की अगर आपको लाइफ अच्छे से निकालनी है तो ये बेस्ट पोस्ट है। इसी तरीके से और भी लोग हैं जो कहते हैं कि भाई इसके अंदर ना प्रमोशंस बहुत स्लो हैं, इसलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। तो असली सच क्या है? क्या ये पोस्ट एएसओ इन सीएसएस से बेटर है? क्या सैलरी वैसी ही मिलती है जैसे आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर बताई जाती है? क्या इसके अंदर का वर्कलोड सच में इतना कम होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए क्या ये पोस्ट आप लोगों के लिए परफेक्ट है? तो आज की हम अपनी इस वीडियो के अंदर एएसओ इन एफएचक्यू की कंप्लीट ग्राउंड रियलिटी को डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन से लेकर आप लोगों की सैलरी, आपकी पोस्टिंग से लेकर आप लोगों का वर्कलोड, आपके प्रमोशंस, आपके पर्क्स, और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को क्लियरली ये बताऊंगा कि ये पोस्ट किन लोगों के लिए बेस्ट है और किन लोगों को इसको बिल्कुल भी चूज नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चलिए भी आगे आपके सामने जो पहली चीज हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एएसओ इन एएफएचक्यू आखिर है क्या। बहुत कम लोगों को पता होता है। सबसे पहले ये समझने की हमारे लिए जरूरत है। एएफएचक्यू का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस हेडक्वार्टर्स। यहां एएसओ यानी कि जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है वो एक ग्रुप बी की नॉन गैजेटेड पोस्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आपका आएगी। और बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई डिफेंस मिनिस्ट्री है तो शायद हमें आर्मी वाली यूनिफॉर्म पहनने के लिए मिलेगी या फिर मिलिट्री ऑफिसर जैसी हमारे पास पावर होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक सिविलियन पोस्ट है, मतलब आप आर्मी ऑफिसर नहीं बनोगे, लेकिन आपका जो काम होगा वो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन में आपको करना पड़ेगा। तो पहली चीज है कि जी हमारा काम क्या होता है, तो देखो एकदम प्योर डेस्क जॉब है। मतलब आप लोगों को फाइलें देखनी है, आप लोगों को नोटिंग करनी है, ड्राफ्टिंग करनी है, जो ऑफिशियल लेटर्स हैं उनको आप लोगों को तैयार करना है, डिफरेंट अलग अलग जो सेक्शंस आपको मिलेंगे उनके बीच में आपको कोऑर्डिनेट बिठाना है, और आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना है। फील्ड ड्यूटी, रेड करना, इन्वेस्टिगेशन करना, पेट्रोलिंग करना, या आपको कहीं पर जाकर लड़ना, जैसा यहां पर आपको कुछ भी काम नहीं करना है। तो इसी वजह से क्या है ना, जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली आप जो बाकी पोस्ट अभी तक देखे हो उनसे यहां पर आपको कंट्रोल्ड नजर आएगा। और आप लोगों को पता है कि आपके ऊपर डिफेंस मिनिस्ट्री का टैग होगा, तो अलग से आपकी एक सोसाइटी के अंदर आपकी एक रिस्पेक्ट अच्छी होगी। लोग डायरेक्टली मतलब आर्मी ऑफिसर तो आपको नहीं समझेंगे, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री सुनते ही आप लोगों का एक इंप्रेशन इस पोस्ट के अंदर काफी तगड़ा जाता है। ठीक है।
अब भाई देखो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे जिन्होंने एसएससी सीजीएल के बारे में नहीं सुना है। तो एक बार मैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ना अननेसेसरी टेंशन ले लेते हैं जिनको सीजीएल के बारे में नहीं पता है। लेकिन जिनको सीजीएल के बारे में पता है, रियलिटी यहाँ पर बहुत सिंपल है। आपको पता है कि सबसे पहले आपका जो एसएससी सीजीएल के अंदर टीयर 1 वाला आपका एग्जाम होता है, क्वालिफाई आपको करना पड़ेगा। फिर आप टीयर 2 आपका एग्जाम देंगे, जहां पर आपको वो सब मतलब पैटर्न आपको पता है, 2 मॉड्यूल होते हैं, टोटल 390 नंबर का आपका रहता है ना। तो अगर मान लीजिए कि आपकी जो रैंक है वो AFHQ की कट ऑफ के अंदर आ गई, तो आपको ये पोस्ट अलॉट हो सकती है अगर आप इसको चाहते हैं। फिर उसके बाद वो आपका स्किल टेस्ट और डीवी वगैरह ये सब काम कराएंगे। यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग टेस्ट, ये सब बेसिक चीजें आपसे कराई जाती हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको सीजीएल के बारे में अभी देखो नहीं पता है। ठीक है, तो बस ये पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। जिनको आइडिया है उनको पता ही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो क्या इसके अंदर हमें जो आर्मी के अंदर मेडिकल्स होते हैं या फिर उनके जो फिजिकल टेस्ट होते हैं वैसे ही होंगे, वैसा नहीं होता है यहाँ पर कोई आपसे रनिंग नहीं करवाएंगे, कोई आपके चेस्ट का मेजरमेंट नहीं लिया जाएगा, ना ही आपकी कोई मिलिट्री फिटनेस यहाँ पर टेस्ट कराएंगे। सिर्फ बेसिक जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है मेडिकल का, वो नॉर्मल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर आपसे लेते हैं। तो अगर आपको किसी ने ऐसा बोला है कि AFHQ के लिए आपको आर्मी जैसा फिजिकल करना पड़ेगा, फिर देखो वो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल गलत आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे मैं आपको लेकर चलता हूं इसकी ट्रेनिंग को लेकर। कोई बहुत खतरनाक ट्रेनिंग नहीं है। ज्वाइनिंग के बाद आपको पोस्टिंग कहाँ मिलेगी ये सवाल रहता है। तो देखो, ये ASO इन AFHQ की सबसे बड़े USP है कि पोस्ट ये जो आपको मिलेगी वो लगभग आपको पूरी की पूरी सर्विस दिल्ली में ही निकालनी पड़ेगी। मतलब दिल्ली में आपको जिंदगी भर के लिए काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब ऐसे नहीं है कि हर 3 से 4 साल के बाद आपको ट्रांसफर की टेंशन लेनी है, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी फैमिली को बार बार कहीं पर शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके बच्चों की स्कूलिंग इसमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर आप दिल्ली NCR के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो भैया ये आपके लिए बेस्ट है। मतलब एकदम ड्रीम पोस्ट बन सकती है। और ज्वाइनिंग के बाद डिपार्टमेंट आपको छोटी सी इसके अंदर ट्रेनिंग भी देगा। ट्रेनिंग का ड्यूरेशन लगभग 2 महीने का होता है। अब वो भागदौड़ वाली ट्रेनिंग नहीं है, उसमें आपको सरकारी जो फाइल्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, ऑफिशियल जो नोटिंग और ड्राफ्टिंग आप लोगों को करनी है वो कैसे करनी है, डिफेंस मिनिस्ट्री का जो ऑफिशियल प्रोसीजर है वो कैसा है, अलग अलग जो सेक्शंस आपको आपके नजर आएंगे उनके बीच में वर्क फ्लो कैसा होता है। और इसके अलावा एक छोटा सा एक्सपोजर भी आपको मिल सकता है आर्मी, नेवी या फिर एयर फोर्स के एक प्रॉपर स्टैब्लिशमेंट का, ताकि आप उनके एक वर्किंग पैटर्न को समझ सके। समझ रहे हो? मतलब बिना एक्सपीरियंस के भी आप ज्वाइन यहाँ पर करोगे। डिपार्टमेंट फिर अंदर जाकर आप लोगों को वो छोटी सी ट्रेनिंग होती है, वो आपको काम सिखा देता है। और काम ऐसे है भी नहीं कोई बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जहां पर पहले ही दिन आपको सब कुछ आना जरूरी है। वो धीरे धीरे करके आपको चीजें समझा देते हैं, आपको अपने किसी सीनियर ऑफिसर के साथ बिठा देते हैं। आप लोग देखते रहते हैं कि भाई ये अंकल जी जो है ये कैसे कैसे काम कर रहे हैं, और आप उन अंकल जी से वो काम सीखकर फिर अपना काम शुरू कर देते हैं। मतलब आपको आपका काम अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं, वर्कलोड के बारे में बात करते हैं। आपसे अगर ये कोई कहता है कि यूपीएससी की तैयारी नहीं होगी या होगी, तो उसके ऊपर हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि जी इसके अंदर वर्कलोड कितना होता है। तो देखो, ये पोस्ट एकदम कंप्लीटली ऑफिस बेस्ड जॉब है। आपका काम होगा जो फाइलें आ रही हैं उनका मोमेंट आप अच्छे से बनाकर रखें, नोटिंग ड्राफ्टिंग करते रहें, जो ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस है उसको अच्छे से संभाल लें, और जो आपके सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ आप अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लें। अब बहुत लोग इसके अंदर ये बोलते हैं कि भाई देखो इसके अंदर तो कोई काम ही नहीं होता है। भाई देखो, मैं ऐसे आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा। सरकारी दफ्तर है, काम तो होगा ही, लेकिन अगर कंपेयर करें CSS का, MEA का, या कुछ दूसरी जो डिमांडिंग डेस्क वाली जॉब है, तो AFHQ का जो वर्कलोड है वो आमतौर पर कंपैरेटिवली आपका लाइटर माना जाता है। लेकिन इसमें एक चीज आपको याद रखनी है कि ये जो है ना वो डिफेंस मिनिस्ट्री है। यहां पर डिसिप्लिन को कंप्रोमाइज नहीं करोगे आप। ऑफिस में आमतौर पर 9-10 बजे के बीच में स्टार्टिंग होती है, तो लेट आने की आदत यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलती है। आपको एकदम टाइट लेके रखेंगे ये लोग।
और ऑफिस क्लोज होने के बाद ज्यादातर केसेस में अननेसेसरी आप लोगों को लेट तक भी नहीं इसके अंदर बिठाते हैं, मतलब एकदम डिसिप्लिन से, सारी चीजें डिसिप्लिन से। और इसी वजह से बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं इसी पोस्ट को लेकर यूपीएससी या फिर अपने जो स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी करनी होती है इसको चूज करते हैं। रोज अगर आपको ये है कि भाई 2-3 घंटे मैं कंसिस्टेंटली पढ़ पाऊं तो सीरियस प्रिपरेशन आपकी इस वाली जॉब से काफी पॉसिबल है। या फिर किसी को आगे अपनी तैयारी नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करना है, उसको चाहिए कि भाई ऑफिस का काम खत्म हो गया, अब मैं बाकी का अपना जीवन एकदम चिल मोड में बिताना चाहता हूं, तो बढ़िया है। तो इसीलिए अगर आप फ्यूचर में सिविल सर्विसेज या फिर अपने जीवन को एकदम चिल रखना चाहते हैं तो एएफएचक्यू एक काफी बैलेंस्ड विकल्प आप लोगों को मिल सकता है, या फिर इसको ऐसा मान लो कि ये माना जाता है। ओके, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़कर हम पहुंचते हैं किस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर, कि जी वो तो ठीक है सैलरी कितनी मिलती है हमें ये बताओ। तो पे लेवल 7 4600 ग्रेड पे। अब बेसिक पे अगर मैं कहूं तो लगभग वही आपका 44,900 के करीब रहेगा। उसके बाद आपका डीए मिलेगा, आपको एचआरए मिलेगा, और दिल्ली पोस्टिंग होने की वजह से जो आपको एचआरए मिलता है वो भी अच्छा मिलता है। इसके अलावा आपको और भी कई सारे अलाउंसेस भी इसके अंदर दिए जाते हैं। अब डिडक्शंस भी होते हैं, जैसे कि आपका एनपीएस छोटा मोटा वो काटेंगे, सीजीएचएस काटेंगे, और इनकम टैक्स अगर आप लोग एप्लीकेबल हैं तो वो कटेगा। तो इन सब सारे एडिशन और डिडक्शंस के बाद अप्रोक्सीमेटली जो आपकी सैलरी है वो 73 से 80 के तक के बीच में आप लोगों को मिल जाती है। हर साल आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है, डीए आपका रेगुलरली रिवाइज करा जाता है, मतलब समय के साथ साथ आपकी जो सैलरी है वो नेचुरली बढ़ती रहती है। तो सैलरी के अगर पर्सपेक्टिव से आप इसको देखेंगे तो एसएससीजीएल की डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग लेवल 7 की पोस्ट में से आप लोगों को ये नजर आएगी। ठीक चलिए भी आगे बढ़ते हैं। अगली चीज है प्रमोशंस। प्रमोशंस का क्या सीन है? सीएसएस के कंपैरिजन में प्रमोशंस काफी स्लो है। ये छोटी सी मतलब एक दिक्कत है इसके साथ, है ना। ये वही वाला पॉइंट है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हमेशा कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को सच बताऊंगा, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें नहीं करूंगा, अभी तक काफी अच्छी अच्छी बातें करी हैं, लेकिन इसके अंदर क्या है ना, एफएचक्यू के अंदर सबसे बड़ी वीकनेस अगर कोई है तो वो है इसके प्रमोशंस का स्लो होना। ज्वाइनिंग के बाद आपको पता है कि आप एएसओ बनते हैं, फिर उसके बाद लेवल 2 सेक्शन ऑफिसर 4800 ग्रेड पे जो कि ग्रेजुएटेड ऑफिसर होता है, फिर लेवल 3 पर 5400 ग्रेड पे जो कि ग्रुप ए की पोस्ट होती है अंडर सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर लेवल 5-6 डायरेक्टर लेवल तक आप लोगों को पहुंचने का इसके अंदर ऑप्शन है। लेकिन ये जो प्रमोशंस आपको एक एक करके मिल रहे हैं ना, ये जल्दी नहीं मिल रहे। जनरली जो सीनियरिटी आपको मिलेगी या फिर जो डिपार्टमेंट का प्रोसेस है उसकी वजह से काफी अलग साल इसके अंदर लग सकते हैं। डेप्यूटी सेक्रेटरी उसके बाद डायरेक्टर लेवल तक आपका जो प्रमोशन है वो इसके अंदर पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी ये है कि जो एम्प्लॉय डायरेक्टर लेवल तक पहुंचता नहीं है, काफी लोग अंडर सेक्रेटरी या फिर जो डेप्यूटी सेक्रेटरी है उस लेवल के आसपास तक उनका रिटायरमेंट हो जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कैरियर इसके अंदर खराब है। सैलरी देखो हर साल आपका इंक्रीमेंट हो रहा है, आपका डीए बढ़ रहा है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ इसमें रेगुलरली हो रही है। बस जो डेजिग्नेशन की ग्रोथ है वो सीएसएस के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्लो नजर आ सकती है। इसलिए अगर आपको ये है कि भाई मुझे तो प्रमोशन तेज चाहिए, मुझे तो वही चूज करना है, तो एएफएच को आप लोगों के लिए शायद बेस्ट ऑप्शन ना हो। लेकिन अगर आपको एक स्टेबल लाइफ चाहिए, आपको चैन चाहिए अपने जीवन में, तो प्रमोशन की जो स्पीड है वो आप लोगों के लिए इतनी बड़ी समस्या इसके अंदर होनी नहीं चाहिए। ठीक, आइए भाई थोड़ा सा और आगे आपको लेकर चलते हैं, और अब किस पर हम बात करते हैं? अब हम बात करते हैं छुट्टियां और वर्क लाइफ बैलेंस। देखो यहां पर आपको बहुत मजा आएगा सुन के, ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो आपके मतलब इस जिसकी वजह से बहुत लोग एएफएच को हमेशा अपनी प्रेफरेंस नंबर 1 रखते हैं, इसका वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ जनरली आपका सैटरडे और संडे जो है वो ऑफ होगा, कोई आपके साथ छेड़छाड़ी नहीं करेगा, बिल्कुल आप छुट्टी पर रहेंगे सैटरडे संडे, मतलब प्रॉपर आपको वीकेंड मिलेगा। उसके अलावा सरकार की जो गैजेटेड हॉलीडेज हैं वो ऑब्वियसली आपको मिलेंगी, और इसका जो छुट्टियों वाला स्ट्रक्चर है वो भी काफी मतलब बेटर है। जैसे कि आपको ईएल मिलती है अर्न लीव 30 दिन की, कैजुअल लीव्स मिलती हैं, आपको रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडेज भी मिलते हैं, आपको हाफ पे लीव का भी इसके अंदर चीजें मिलती हैं, और अगर मान लो जरूरत हो तो आपको जो मैटरनिटी या फिर पैटर्निटी या फिर चाइल्ड केयर वाली जो लीव्स होती हैं उस जैसे बेनिफिट्स भी सरकारी रूल्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर अवेलेबल होते हैं।
तो अब आप सोचो कि अगर आपकी ऑफिस की टाइमिंग फिक्स है, आपका वीकेंड ऑफ है और अननेसेसरी आपको लेट तक नहीं बैठना पड़ रहा है, तो नेचुरली फैमिली के लिए भी आपका बेस्ट टाइम प्रोवाइड करती है, आपकी हेल्थ के लिए भी बढ़िया है। और अगर आप में से किसी को ये है कि भाई मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहता हूं, तो उसके बाद भी मतलब उसकी वजह से भी बहुत सारे लोग इसमें कहते हैं कि भाई बढ़िया है ये। सैलरी से ज्यादा मतलब वैल्यू किसकी होती है? टाइम की होती है तैयारी करने वालों के लिए। और एएफएचक्यू आपको वही टाइम तो प्रोवाइड कर रहा है, इसमें यही चीजें तो आप लोगों को मिल रही हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ना एक बहुत ही मजेदार चीज है जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, वो है इसके एक्स्ट्रा पर्क्स एंड फैसिलिटीज। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजेदार चीज है जो इसके अंदर आपको मिल रही है, जो इस पोस्ट को बाकी पोस्ट के कंपैरिजन में अट्रैक्टिव बना रही है। सबसे पहले बात करते हैं जो आपको गवर्नमेंट क्वार्टर्स मिलते हैं। ये तो वैसे सबके जैसे ही होते हैं, इसमें मतलब इसमें ये है कि डिपार्टमेंट के थ्रू आपको गवर्नमेंट अकोमोडेशन मिलने का काफ़ी अच्छा चांस रहता है। मतलब ऑल्दो जो अवेलेबिलिटी है वो रूल के ऊपर डिपेंड करती है, बट डिपार्टमेंट के थ्रू अगर आपकी सेटिंग अच्छी है तो आप कर सकते हैं। दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना, और आपके डिपार्टमेंट फैमिली मेंबर्स के लिए सीजीएचएस की जो फैसिलिटी है ये सब में वैसे अवेलेबल होती है। उसके बाद आता है आपका एलटीसी, जो ये लीव ट्रैवल कंसेशन इसके अंदर ये देता है, यानी कि इसके थ्रू आप सरकारी रूल्स के हिसाब से किसी अपने फैमिली के साथ अगर घूमना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और अगर आपके मान लो बच्चे हैं तो चाइल्ड एजुकेशन का अलाउंसेस जैसे भी बेनिफिट इसके अंदर आपके लिए एप्लीकेबल है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन अगर हम एक लॉन्ग टर्म में इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कई लाखों तक रुपए की ये वैल्यू आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसीलिए सरकारी जॉब सिर्फ बेसिक सैलरी का नाम नहीं होती है, आपको उसका एक पूरा पैकेज देखना होगा कि भाई इसके अंदर और हमें कौन सी चीज है जो मजेदार बना रही है इस पोस्ट को। अब भाई थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अब इसमें ये क्या कहेंगे ये देखते हैं। आइए इधर, द रियल फ्लेक्स कैंटीन एंड रेस्पेक्ट। ये देखो थोड़ा सा मजेदारी वाली चीज है, ये किसी और पोस्ट के अंदर नहीं है। ये वो वाला बेनिफिट है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग आप लोगों को डिटेल में बनाएंगे। सबसे पहले है ये जो आपका सीएसडी कैंटीन वाली फैसिलिटी है। देखो एएफएचक्यू में काम करने की वजह से कुछ कंडीशंस के अंडर सीएसडी कैंटीन से रिलेटेड फैसिलिटीज आपको मिलती हैं, जो डिफेंस के इकोसिस्टम की एक सबसे ज्यादा अट्रैक्टेड चीज है। इसके अंदर मैंने यही बताया है, आप ऐसे मान लो कि ये जो खाना वाना आपके घर के अंदर आप यूज करते हैं ना, वो हाफ प्राइस पर आप लोगों को चीजें मिल जाती हैं। आप घी लेकर जाना चाह रहे हैं जो मार्केट में 500 का मिलेगा वो आपको 250 का मिल जाएगा यहाँ पर। और ये जो कैंटीन कार्ड है ना, इसका नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में मतलब आता है कि मतलब आईफोन हमें हाफ रेट पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा हर केस में नहीं होता है। वो रूल्स एंड एलिजिबिलिटी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो देखते हैं। लेकिन ये जरूर है कि भाई डिफेंस के एनवायरनमेंट से जुड़ा होने पर आप लोगों को इसके अंदर एक थोड़ा सा फायदा तो जरूर मिल रहा है। दूसरी चीज भाई आप लोगों की सोशल रिस्पेक्ट है ना। जब कोई सुनता है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम कर रहे हैं तो नेचुरली आपकी जो रिस्पेक्ट है वो काफी बढ़ जाती है। लोग आपको आर्मी ऑफिसर नहीं समझता, लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम एक आपको अलग ही क्रेडिबिलिटी देता है। और ऑनेस्टली सरकारी जॉब में सिर्फ सैलरी थोड़ी ना मैटर करती है, आपकी सोसाइटी में जो रिस्पेक्ट आपको मिल रही है वो भी तो आपके लिए एक बहुत अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर रही है ना। चलिए आइए भी आगे बढ़ते हैं और आगे आपसे बात करते हैं हम प्रोज, यानी कि इसके फायदे, इस पोस्ट के बिगेस्ट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं आपके सामने। नंबर 1, लो वर्कलोड। अगर सीएसएस या कुछ दूसरी मिनिस्ट्रीज की तुलना में यहां पर करूं तो एएफएचक्यू का जो वर्कलोड है वो कंपैरेटिवली मैनेजेबल होता है। नंबर 2 है यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का अगर तैयारी आपको करना है, क्योंकि फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग है, वीकेंड ऑफ है, ऑफिस के बाद आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, इसी वजह से कई सारे एस्पायरेंट इसको चूज करते हैं। नंबर 3 है अल्टीमेट स्टेबिलिटी। परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। ना आपको बार बार ट्रांसफर का फेस करना पड़ रहा है, फैमिली आपकी ना डिस्टर्ब हो रही है, नई सिटी में जाकर एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ रहा है। चौथा है डिसिप्लिन एंड सेफ्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो डिफेंस वाला सेटअप होता है ना वो काफी आपका फिक्स होता है, मतलब काफी प्रोफेशनल वहां पर चीजें होती हैं। ऐसे नहीं है लेट तक आपको बिठा कर रखा है, जी नहीं, आप टाइम पे आएंगे, आप टाइम पे जाएंगे और उस चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें चलती हैं। बाकी आपको बोनस पर्क्स, मैंने कैंटीन कार्ड आपको बताया, गवर्नमेंट अकोमोडेशंस के इसके अंदर चांसेस भी बढ़ जाते हैं, मेडिकल फैसिलिटी एलटीसी वगैरह वो सब मिलती हैं। तो अगर आपके ये है कि भाई मुझे एक चैन की सरकारी लाइफ चाहिए तो ऑनेस्टली ये पोस्ट
आप लोगों के लिए काफी स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन लेकिन एक थोड़ा सा भाई यहाँ पर दिक्कत है। वो दिक्कत क्या है, बहुत से लोगों को ये रहता है कि भाई हमारा फोन, अब सिर्फ अच्छी बातें बताकर मैं अपने वीडियो को खत्म थोड़ी ना कर दूंगा। हर पोस्ट की तरह इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं और इन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। सबसे पहला है कि जो स्मार्टफोन होता है ना भाई, वो आप लोगों के लिए वहां पर अलाउ नहीं होता। तो आपको पता है कि डिफेंस के जो ऑफिसर्स हैं भाई, वहां पर सिक्योरिटी के रूल्स होते हैं, वहां पर लोगों को स्मार्टफोन अलाउ नहीं होता है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। आपका वो कीपैड वाला जो फोन है वो आप लोगों को अलाउ कर दिया जाता है ताकि आप अपने घर पे बात कर पाए। अगर आप हर वक्त मोबाइल यूज हैबिट करने वाली एक रखते हैं तो भाई शुरू में देखो आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है भाई, इसके अंदर जो प्रमोशंस थे वो थोड़े से स्लो थे, इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि कैरियर स्टेबल है, लेकिन जो डेजिग्नेशन है आप लोगों की वो जल्दी चेंज नहीं होंगी। तीसरा, कुछ लोगों को ये लगता होगा कि भाई डिसिप्लिन बहुत है, डिसिप्लिन बहुत है, ये कैजुअल एटीट्यूड यहाँ पर नहीं चलता है कि आप लेट आ रहे हो, आप रूल्स को इग्नोर कर रहे हो या फिर ऑफिस के जो डिसिप्लिन है उसको तोड़ रहे हो। ये सब डिफेंस सेटअप में इजीली लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और लास्ट पॉइंट है लिमिटेड एक्सपोजर। लिमिटेड एक्सपोजर बोले तो अगर आपको अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करने के लिए एक्सपोजर चाहिए तो एएफएचक्यू उतना वाइड एक्सपोजर आप लोगों को नहीं देगा, समझ रहे हो, क्योंकि आप पूरी सर्विसेज डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इसके इकोसिस्टम में रहकर करते हैं। तो मतलब ये ड्रॉबैक्स है। लेकिन अब सवाल यही तो है कि क्या ये ड्रॉबैक्स इतने बड़े हैं कि आप इस पोस्ट को रिजेक्ट कर दो? इसी का आंसर मैं आपको अभी आगे दे देता हूं। अभी देखो एएफएचक्यू वर्सेस सीएसएस का मैंने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है। एएफएचक्यू के अंदर जो वर्कलोड है वो यहाँ पर लो है, सीएसएस के अंदर वो थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई लेवल का है। प्रमोशंस की बात करें तो भाई देखो एएफएचक्यू के अंदर ये भाई स्लो है और सीएसएस के अंदर कंपैरेटिवली फास्ट है। सैलरी के अंदर बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा है, बस डेजिग्नेशन का है। एक्सपोजर यहाँ पर सिर्फ डिफेंस मिनिस्ट्री में रहेंगे, यहाँ पर आपको मल्टीपल डिफेंस मिनिस्ट्रीज का एक्सपोजर मिलेगा। यहाँ पर सुविधाएं में क्या है, कैंटीन कार्ड मिल रहा है, यहाँ पर कोई कैंटीन कार्ड नहीं है, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जैसे कि मैंने बताया था, कॉफी ले जा रहे हो, घर के लिए सामान ले जा रहे हो, साबुन, ये सर्फ, वो ये वो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, गवर्नमेंट क्वार्टर यहाँ पर फास्टर मिल जाते हैं, वहां पर लॉन्गर मिलते हैं। स्मार्टफोन्स यहाँ पर अलाउ नहीं होते, यहाँ पर अलाउ होता है। तो ये एक चीज है जो कि कंपैरेटिवली सीएसएस के मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। तो किसी चीज में एएफएचक्यू विनर है, किसी चीज में आपका सीएसएस विनर है, तो वो आप लोगों को अपने हिसाब से देखना है कि भाई मेरे लिए कौन सी चीज यहाँ पर अच्छी बैठ रही है। नेक्स्ट है भाई फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये पोस्ट आपके लिए है? अब देखो बहुत सारी चीजें मैंने बता दी इसके फायदे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है ना कि भाई क्या ये हमें लेनी चाहिए। तो अगर आपके अंदर ये है कि मुझे यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कंटिन्यू करनी है तो ये पोस्ट आपके लिए काफ़ी चॉइस बन सकती है, क्योंकि वो फिक्स टाइमिंग है 9 से 5, 10 से 6 वाला एक ऑफिस टाइमिंग है, 5 बजे मतलब बंद हो जाता है। और परमानेंट दिल्ली पोस्टिंग है, फैमिली के साथ आपकी एक स्टेबल लाइफ रहेगी, सैलरी अच्छी है, पीसफुल वर्क एनवायरनमेंट है। तो एएफएचक्यू को प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर रखना बिल्कुल भी आपके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत सारी एम्बिशंस हैं, आपको जल्दी जल्दी प्रमोशन चाहिए, हर कुछ साल में आपको नई मिनिस्ट्रीज का एक्सपोजर चाहिए और डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेटिव कैरियर का आप सपना रखते हैं, तो ये फिर सीएसएस वाला जो पार्ट है वो आपके लिए बेटर फिट है। मतलब मैं एक लाइन में आपसे बोलता हूं कि एएफएचक्यू उन लोगों के लिए बनी है जो सरकारी जॉब के साथ साथ एकदम चैन भरी जिंदगी जीना चाहते हैं। और एसएससी में ऐसी पोस्ट बहुत कम है जहां पर सैलरी, स्टेबिलिटी, दिल्ली की पोस्टिंग और वर्क लाइफ बैलेंस जैसा अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नजर आए। ठीक है, तो ये एक वीडियो का डिस्कशन हमने और कर लिया। आपको अगर थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली हो तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक कर देना है इस वीडियो को। कमेंट में आपको मुझे करके बताना है कि क्या आप लोग एएफएचक्यू लोगे या फिर सीएसएस की तरफ जाओगे। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। फिर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और दूसरी पोस्ट के डिस्कशन में। अपना ख्याल रखिए। लेकिन एक और चीज जो मैं आपसे हर वीडियो में कहता हूं वो ये है कि आपको अगर अपनी तैयारी में मेरी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, रॉबिन SIRG करके ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है। आप इस पर जाकर मुझे पर्सनली मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि आपकी तैयारी में आप लोगों की हेल्प करूं, रिसोर्सेज क्या करें, कैसे करें, किस तरीके से प्लानिंग करें। कोई भी दिक्कत आ रही हो मैं हूं, मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में फिर इतना ही रखेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।